नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं, ऐसी खबरें समझाते हैं आसान, सीधी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपका खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और खबरें जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो अमूमन आपको नहीं मिल पाती है, ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और ना ही न्यूज़ चैनल में जिसका मैं हिस्सा हूं। और मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ जराबी हैं। और सिद्धार्थ, आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो इक्का दुक्का अखबारों ने कल दिखाई, लेकिन किसी भी अखबार की सुर्खियां आज वो नहीं है। और वो ये, कल मैंने एक कार्यक्रम भी किया था कि दूध की नदियां बह रही हैं देश में। और ये दूध की नदियां कहां बह रही हैं? सड़कों पर। लोग दूध से नहा रहे हैं, पत्थरों का अभिषेक कर रहे हैं दूध से। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसान परेशान है। जो दूध के किसान हैं उनको 15 से 18 रुपए प्रति लीटर दाम मिल रहे हैं। ये खास महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, पर यह पूरे देश पर लागू होता है। सभी जगह दूध किसानों का यही हाल है, लेकिन सरकार इसे तवज्जो नहीं दे रही है सिद्धार्थ, और ना ही मीडिया दे रहा है। यह खबर नहीं बन रही है। ताज्जुब होता है आपको इस बात पर? बिल्कुल संदीप, और इसके कारण डिस्कस करने से पहले जो डिमांड है किसानों की, डेयरी फार्मर्स की महाराष्ट्र में, वो बेसिकली ये है कि लगभग 5 से 10 रुपए की सब्सिडी चाह रहे हैं वो। हाँ, ताकि उनकी कमाई प्रति लीटर 25 से 30 रुपए रहे। देखिए, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो माना जाता है दूध के लिए, और ये महाराष्ट्र के संदर्भ में है, बट लगभग एवरेज उसी पे आ जाती है। 23 रुपए के आसपास 1 लीटर दूध का खर्चा पड़ता है एक प्रकार से किसान को। उसमें जो चारा है, बाकी व्यवस्थाएं सब मिला के 23 रुपए, और वो चाह रहे हैं कि लगभग उस पे कमाई 8-10 रुपए की हो, ताकि करीब 30 रुपए, 25 से 30 रुपए मिल पाए। अब ये जो स्कीम महाराष्ट्र में मांगी जा रही है, जिसको लेके पिछले 24-48 घंटों में वहां पे किसानों ने धरना प्रदर्शन करके दूध को एक प्रकार से फेंक दिया है। क्योंकि ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूध डेली की प्रोडक्शन करनी पड़ती है। आप ऐसा भी नहीं है कि आप दूध लेंगे नहीं गाय से, वो भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो किसान उसको स्टोर भी बहुत ज्यादा कर नहीं सकता। और जो बड़े परचेजर्स हैं वो दिक्कत में आए हैं कोविड के कारण। कर्नाटक में, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कर्नाटक में ऑलरेडी 6 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है इस प्रकार की दूध के निर्माताओं, किसानों को। और महाराष्ट्र में सेम डिमांड की जा रही है, वहां पे 5 से 10 रुपए बिल्कुल। की सब्सिडी एक राजू शेट्टी का संगठन है, वो 5 रुपए मांग रहा है। जो लेफ्टिस्ट वाले लोग हैं, जिनका संगठन है, वो कह रहे हैं 10 रुपए बढ़ाइए। और अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। आपको ध्यान होगा, लॉकडाउन लगते ही दूध, दही, पनीर, इस प्रकार की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इनकी एकदम से डिमांड में शूट अप हुआ। लोग ऐसा तक करने लगे, जिनके लिए संभव है, कि 4-4, 5-5 लीटर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि डिसरप्शन हुआ था। पहले कुछ दिनों में तो दिल्ली से जुड़े हुए जो बॉर्डर है, वहां पे काफी दिक्कत हुई थी। लोग जो हमारे आसपास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से जो लोग आते हैं दूध देने के लिए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। बड़ी कंपनीज को भी दिक्कत हुई। तो वो फेज जब एक बारी समाप्त हो गया, 15-20 दिन लॉकडाउन लगने के बाद, तो रेगुलर कंजम्पशन शुरू हुई। अब घरों में कंजम्पशन चलती रही, अवेलेबिलिटी भी चलती रही, पर ऐसा तो संभव नहीं है कि जहां पे 1 लीटर या 2 लीटर दूध पिया जा रहा है, वहां सडनली 4 या 5 लीटर हो। बिल्कुल। जो इंस्टीट्यूशनल था, जिसे ये शब्द बेसिकली घर से बाहर जहां जहां भी दूध इस्तेमाल होता है, चाहे वो मिठाई बनाने के धंधे में, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड के आइटम्स हैं, उसमें हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं
जो काफी मात्रा में दूध खरीदती हैं कोऑपरेटिव से और बड़ी कंपनी से, उनके कारखाने बंद हो गए। तो वो जो एक ग्लट हुआ, एक तरफ से सप्लाई लगातार निरंतर चलती रह रही है, उसको रोका नहीं जा सकता है, दूसरी तरफ डिमांड नहीं थी, और इसके चलते ये एक एक्सेस की समस्या बनी है। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसी एक्सेस प्रोडक्शन के लिए ये कहा जाता था, और ऐसे प्रयास किए गए हैं, बहुत राज्यों में प्रयास किए गए हैं, क्योंकि ये राज्यों का विषय है, हाँ। कि दूध को प्रोसेस करके कम से कम मिल्क पाउडर बना दिया जाए जो स्टोर किया जा सकता है। पर यहां पर भी देखिए, आपने राज्यों की बिल्कुल जिम्मेदारी है, पर केंद्र सरकार ने क्या किया है हाल फिलहाल में, 10,000 टन मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर जिसका आपने जिक्र किया, उसे इंपोर्ट करवा लिया है। अरे हम यहां नहीं बना सकते, 103 रुपए का डिब्बा 180 रुपए पर भी बिकने लगा है, यह भी खेल हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, कारण इसके इस विषय के पीछे जो भी रहे हो सरकार के, मेरी व्यक्तिगत इस विषय में जानकारी नहीं है कि ये क्यों इंपोर्ट करना पड़ा, पर मुझे ध्यान है कि ये हुआ जरूर है। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार से जो इंपोर्ट्स किए जाते हैं नॉर्मली पास्ट में दो वजह से किए गए हैं। एक तब किए जाते हैं जब अगर डोमेस्टिकली उस पदार्थ की, उस कमोडिटी की, खाद्य पदार्थ की खासकर, अगर सडनली प्राइस बहुत उछल जाए क्योंकि शॉर्टेज हो, और जैसे प्याज में आपने देखा है कई बारी हुआ है, दालें हमारे यहाँ पे कम बनती हैं और इसलिए हम बर्मा म्यांमार से उनको मंगाते हैं, क्योंकि दाल की प्रोडक्शन वैसे विश्व भर में बहुत कम स्थानों पे है। यूक्रेन में थोड़ा बहुत है, म्यांमार में, और एक दो इक्की दुगी जगहों पे, थाईलैंड में भी थोड़ी बहुत प्रोडक्शन है। हाँ, सूडान से भी कुछ मंगाई है हमने। तो ये या तो इस स्थिति में किया जाता है, दूसरा ये स्थिति में किया जाता है कि अगर आपकी जेन्युइनली कोई प्रोडक्शन डिसरप्शन हुई है। अब प्रोडक्शन डिसरप्शन था कि ये एक प्राइसिंग को कूलिंग इफेक्ट था, मेरी व्यक्तिगत इस विषय पे जानकारी नहीं, बट आपने बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया है कि क्या इतने बड़े देश में मिल्क प्रोडक्शन, पाउडर मिल्क प्रोडक्शन की समस्या हुई और इंपोर्ट किए गए, क्यों नहीं उस समय पे एक कुछ समय देके प्रोड्यूसर्स को प्रोत्साहित किया गया। और नहीं, इसमें खेल ये हो रहा है, मैंने कल शो भी किया ना सिद्धार्थ, जी बताइए। वो बीजेपी कहेगी राज्यों की जिम्मेदारी है, हाँ। कांग्रेस कहेगी केंद्र आपको इजाजत नहीं दे रही है, केंद्र अच्छे दिशा निर्देश नहीं दे रही है। पर यहां पर देखिए, अमूल है, अमूल ठीक ठाक रेट दे रहा है, 30 से 31 रुपए दे रहा है, अमूल दे सकता है, बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं देंगी, बाकी कोऑपरेटिव्स नहीं देंगे। और महाराष्ट्र खास, ये पूरे देश की समस्या है, पर महाराष्ट्र में दिलचस्प बात यह है कि वहां सरकार जो है महाविकास अघाड़ी की, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। अब जयंत पाटिल हों, एनसीपी के बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, दिलीप वलसे पाटिल हों, या बाला साहिब थोराट हों, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, ये सब कोऑपरेटिव किंग हैं, ये डेयरी किंग हैं वहां के जी। और किसान आंदोलित है, पर सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, ये आपने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी, और मैं ये विषय एक बारी हमने दूसरे एक कमोडिटी के संदर्भ में हमने चीनी की राजनीति भी डिस्कस की है। तो संदीप, ये बड़ी जाहिर सी बात है कि जिन जिन खाद्य पदार्थों में हमारे पास सप्लाई की कोई कमी नहीं है और बल्कि एक्सेस सप्लाई है, चीनी, दूध और कुछ और भी हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स की भी बहुत अच्छी सप्लाई रहती है। अब इसमें समस्या क्या है कि चीनी या दूध है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई जो राजनीति है उसमें फंस जाते हैं, और हमने देखा है कि चीनी गन्ना मिलों की स्थिति, उनके पेंडिंग एरियर्स, और अब दूध में ये लगातार कुछ वर्षों में होता है। पर अभी की महाराष्ट्र की राजनीति का जो आपने एक संदर्भ जोड़ा है, मैं खुद इससे सरप्राइज्ड हूं कि क्या अघाड़ी में आपस में इतनी खींचातनी है कि इस समस्या को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। इसमें एक और दिलचस्प एंगल है, क्योंकि बीजेपी के वहां पर जो बड़े नेता हैं उनका कोऑपरेटिव्स में दखल नहीं है, तो बीजेपी आज से अब किसानों के समर्थन में उतरने वाली है सड़कों पर। वहां बीजेपी समर्थन करेगी, और बीजेपी के सबसे अब पुराने एलाई, क्योंकि शिवसेना हट गया है, शिरोमणि अकाली दल किसानों की आवाज बुलंद कर रहा है पंजाब में। मतलब राजनीति देखिए कैसे हो रही है जी। जबकि हम राजनीति की बात नहीं करते इस शो में, पर यह राजनीतिक पहलू अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
और इसमें बड़ा एक जो मामला है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे मिल्क पाउडर बनाने की कैपेसिटी पे भी एक ये सवालिया निशान है, क्योंकि देखिए मिल्क पाउडर की बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू होती है। ये केवल इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है तो उसको आप कन्वर्ट करिए, कभी अकस्मात स्थिति आने में, दूसरा एक्सपोर्ट करने के लिए, और तीसरा आपको याद होगा बहुत वर्ष पहले और अभी भी अफ्रीका में कई बारी जो फूड एड दी जाती है उसमें मिल्क पाउडर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सबसे होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है। और खासकर जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए। तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि इंडिया जैसी कंट्री में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर एक्सेस प्रोडक्शन है तो कम से कम और कुछ नहीं तो गुडविल कमाने के लिए बाहर के देशों में मिल्क पाउडर यहां सस्ता बना के उनको दिया जाना सस्ता चाहिए। कहां बना रहे हैं, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसी से अब आज की खबर जोड़ देते हैं जी। निर्मला सीतारमण का बयान है ये। इकोनॉमिक टाइम्स ने हेडलाइन लिया, इकोनॉमी सेट फॉर स्ट्रॉन्ग फार्म लेड रिवाइवल सेज फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि अर्थव्यवस्था का पहिया अब घूमने लगेगा, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि कृषि क्षेत्र मजबूती दे रहा है। तो कृषि क्षेत्र मजबूती दे रहा है और आप उसे कमजोर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए ये जो एग्रीकल्चर रिवाइवल है, ग्रीन शूट्स हैं, इसको लेके लगातार एक प्रकार से क्लेम्स किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और ये 3-4 हफ्ते से ये पहले ग्रीन शूट्स, अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी, रिकवरी इन सर्टेन सेक्टर्स। ट्रैक्टर सेल्स का अगर एग्जाम्पल लें तो लगभग 22% जो जून माह में हुई है, जो पिछले जून से ज्यादा है। लगभग 1 लाख ट्रैक्टर की जो सेल हो पाई है। तो इनको लेके कई लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि ये अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी हैं। दूसरा एक सेट ऑफ ओपिनियन है जो ये कहता है कि ये अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी नहीं है, ये पेंट अप डिमांड है, और इसको लेके आप बहुत ज्यादा एक प्रकार से ढिंडोरा मत पीटिए, बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मनाइए। बट ये एक फैक्ट है संदीप, अगर हम बाकी चीजों को भी जोड़ें तो हुआ क्या पिछले 3-4 महीनों में? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे काफी आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं, आई आस्क यू टू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, क्योंकि कंटिन्यूएशन में एक ये खबर है तो आप और बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की ही ये भी फ्रंट पेज की हेडलाइन है, इट्स एन अर्ली फेस्टिव स्टार्ट फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फोन्स, प्रोडक्शन रैंप अप एडवांस्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, वॉशिंग मशीन है, अवन्स हैं, टेलीविजन सेट्स हैं, इनमें मांग बढ़ती जा रही है। और अब कंपनियां दिवाली के लिए, जो अभी त्योहारों का मौसम आने वाला है, उसके लिए उत्पादन अपना 1 महीने एडवांस कर रहे हैं, अभी से और बढ़ाने की फिराक में। देखिए, एक जिसे हम ये कहें कि ये काफी पेंट अप डिमांड थी जो एकदम से बाहर आई है, और इसमें कई प्रकार के फैक्टर हैं। एक फैक्टर जो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि अब लोगों के घर में किचन ज्यादा चल रहा है, सामान ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि लोग घरों में ही हैं। तो आप देखेंगे हाउस होल्ड आइटम्स ऑफ कंजम्पशन ज्यादा चलेंगे, ज्यादा खराब होंगे, ज्यादा खरीदे भी जाएंगे। दूसरा एक इससे जो जुड़ा हुआ संदर्भ है कि कई प्रकार से जो हम 3-4 महीने में हमने देखा कि एक प्रोडक्शन की सारी जो डिसरप्शन हुई थी, तो लोगों की जो सेल्स और खरीदने की जो डिमांड करने की जो प्रोसेस और प्रक्रिया है, इसमें रुकावट आई थी। तो वो चीज हो रही है। और एक बड़ा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा संदीप कि ये विदाउट डिस्काउंट एक स्ट्रैटेजी है। जो हमारे यहाँ हर साल फेस्टिवल सीजन होता है, उस फेस्टिवल सीजन में डिस्काउंट से एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं परचेजिंग के लिए, लोग तब तक वेट करते हैं। मेरा ये मानना है कि लोग इस टाइम इसलिए कई सारी चीजें ले रहे हैं। अब जैसे वॉशिंग मशीन की सेल क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो एक पहले नियम था, एक प्रकार से लाइफस्टाइल था कि आपके घर में कोई आके डोमेस्टिक हेल्प
कपड़े धो के चले जाता था, अब वो डोमेस्टिक हेल्प बहुत स्थानों पे अभी भी आ नहीं पा रहे हैं आपके बिल्कुल नहीं पास। आ पा रहे। हाँ। वॉशिंग मशीन है, सेम लॉजिक डिशवॉशर पे लगा, वैक्यूम क्लीनर पे लगा, अब फैन चल रहा है लगातार 24 घंटे, एसी का इस्तेमाल बढ़कर हो रहा है। लोगों के पास जब समय था तो उन्होंने कहा चलो भैया माइक्रोवेव ले लो, ओवन ले लो, कोई बेकिंग सीख लो, कोई। तो एक ये रहन सहन स्टाइल की भी एक चेंज आई है। और मैं बार बार इसको ये कह रहा हूं कि ये एक अच्छे अच्छा संकेत है कि भैया चूल्हे चल रहे हैं शहरों में, लोग खा पी रहे हैं, और अब ग्रामीण भारत में भी एक प्रकार से वर्षा के कारण और जो स्कीमें कुछ चली हैं जिनके कारण पैसा भी पहुंच पाया है, तो कंजम्पशन डिमांड चल रही है। और यही एक इसी को लेकर कंपनियां उत्साहित हैं। अब अमेजॉन वाले प्राइम डे सेल करने वाले हैं 6 अगस्त को, तो रक्षाबंधन के बाद और इंडिपेंडेंस डे से पहले। तो उनको लग रहा है कि लोगों में एक उत्साह है, वो कुछ खरीदना चाह रहे हैं, एक मांग है, बल्कि मैं कहूं उत्साह गलत शब्द इस्तेमाल किया, मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ रही है या मांग वापस आई है, वापस आई, हाँ। ये थोड़ा दोनों डिफरेंट है। मैं इसको ये नहीं मानूंगा कि ये बढ़ रही है, ये वापस आई है डिमांड, जो 3-4 महीने बिल्कुल ही रुक गई थी सप्लाई इश्यूज के कारण और अनसर्टेनिटी के कारण। अब ये सस्टेन अगर कर जाए, और अगर फेस्टिव सीजन भी सस्टेन हो जाए, और उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वैक्सीन को लेके जो हमने एक कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया है, बारिश कैसी प्रोग्रेस होती है उसको लेके किया है, सरकार की जो अभी नेक्स्ट फेज एक डिमांड स्टिमुलस को लेके बातचीत चल रही है, शायद सितंबर में उसकी घोषणा हो। तो ये सारी चीजें मिला के एक प्रकार से ये चीज उठती जाएगी, ऐसा संभवता है। बट नहीं, आपने बहुत ही प्रिसाइसली ये समझाया। देखिए, मांग बढ़ी नहीं है, मांग पुराने लेवल पर आ रही है, और ये पेंटअप डिमांड है क्या, और ये चलता रहेगा क्या, ये देखना होगा। अच्छे संकेत हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, लेकिन इन्हीं पॉजिटिव सिग्नल्स में कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज एंकर है, पेज 1 एंकर खबर, अमंग केरलाज न्यू नरेगा वर्कर्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जहां पर ये मांग की बात हो रही है ना कि भाई जेब में पैसा होना चाहिए, पर नौकरियां जा रही हैं, रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। अब मनरेगा के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी वो गड्ढे खोदकर, और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर पर सवाल नहीं उठा रहा हूं भाई, वो गड्ढे खोदकर भी उसको अपना घर चलाना है, और पौधे लगा रहा है वो वहां पर। 5-5 ग्रेजुएट, एक जिले का जिक्र किया गया है, वो भी मनरेगा में एनरोल हो गए हैं। तो ये भी एक पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता सिद्धार्थ। बिल्कुल, और ये एक कंटिन्यूइंग स्टोरी है कि हमारे यहाँ पे एक तरफ तो हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरी तरफ जब एम्प्लॉयमेंट के अवसर बनते हैं तो आपने रेलवेज में देखा होगा, फौज में भर्ती के लिए देखा होगा, सरकारी और जो निगम है उनके लिए भर्ती के लिए देखा होगा, लाखों हजारों की संख्या में रेलवे में एक प्रकार से क्लरिकल जॉब्स के लिए भी कितनी बड़ी एप्लीकेशंस है। तो ये जॉब सिक्योरिटी और स्किल्स से भी जुड़ा एक सवाल है। मैं मानता हूं कि इस वर्तमान स्थिति में अगर मनरेगा में इस प्रकार के क्वालिफाइड लोग भी आ रहे हैं, तो इससे एक जो मेरा व्यक्तिगत मानना रहा है कई वर्षों से, जब से मनरेगा शुरू हुआ और उसको मैंने ट्रैक किया है एक रिपोर्टर के नाते, तो मैं मानता हूं कि जितना पैसा लगाया जा रहा है ना संदीप, और जिस प्रकार से लगाया जा रहा है, छोटे छोटे देहात में भी लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ पहुंच रहा है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमें अब मनरेगा को अपस्केल करना है, यानी उसमें जो क्वालिटी ऑफ वर्क है और जो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने सस्टेनेबल प्रकार से बनाना है। जो आपके शो पे मैंने पहले भी ये कहा है कि हर साल खड्डा खोदा और हर साल भरा बारिश आने के बाद या बारिश से पहले, अब उससे थोड़ा स्किल रिलेटेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात है। सरकार को और इस सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को लेके जो प्रयास करने चाहे थे 2014 में आने के बाद, मैं बार बार ये बात को कह चुका हूं और फिर से आपके शो पे दोहरा रहा हूं, मनरेगा एंड जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से विलय होना चाहिए। और जो भी प्रैक्टिकल संभव है, सब कुछ चीजें करना संभव नहीं होता है,
तो हमने मनरेगा को एक स्किलिंग के टूल के भी द्वारा दिया करना चाहिए। आफ्टर बहुत ऑल अहम सुझाव है और लगातार तीसरे दिन आप सुझाव दे रहे हैं। अगर सरकार वाले सुन रहे हैं, एक तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक कोर्स करिए, ऑप्शनल ही करिए, उसके मार्क्स आपके मार्कशीट में ना जुड़ें पर वो आपको पढ़ाना होगा। आज जो आपने ये सुझाव दिया है ये भी उतना ही अहम है कि आप जोड़िए ना इन दोनों चीज़ों को। अब प्रधानमंत्री कहते हैं रीस्किल अपस्किल करने की बात है, सरकार ताल ठोक देती है कौशल विकास, हमने 5.5 करोड़ लोगों का कौशल विकास कर दिया, उनको नौकरी कितनों को मिली ये नहीं बताती सरकार। ये काम भी करना होगा। क्योंकि आपने मुझे प्रशंसा करके थोड़ा उत्साहित किया है, तो मैं एक सुझाव उसको माइक्रो लेवल पे देना चाहता हूं। हाँ। देखिए, कल भी हमने ये डिस्कस किया कि देश में अभी भी ऐसे स्थान है जहां पे मोबाइल की सिग्नल अच्छी नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी और अपने देश में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं शब्द कह रहा हूं मैन्युफैक्चरर्स, जो छोटे छोटे टावर, मोबाइल टावर जो हैं, आप समझ लीजिए कि कंधे पे बैकपैक में उठा के उसको ले जाके, जहां डीजल भी नहीं है वहां सोलर पैनल लगा के उसको ले जा सकते हैं। जैसे हमने गांव में डाकिये का बहुत बड़ा एक रोल पहले देखा है, अब वो चेंज हो गया है। मेरा ये मानना है कि गांव में आप पंचायत द्वारा और उनकी जिम्मेवारी देके कंपनीज को प्रोत्साहित करें और एक प्रकार का मैकेनिज्म और सब्सिडी दें कि गांव में पंचायत मोबाइल टावर के लिए जिम्मेवार हो। कंपनी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से गाड़ी टमटम घोड़े पे किसी इंजीनियर को भेजती है, वो इंजीनियर सूट बूट का और काले जूते पहन के वहां पहुंचता है, उसको वहां पता भी नहीं होता, जानकारी भी नहीं होती है। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो डीजल भरने भी 40 किलोमीटर दूर से कोई आता है, कुछ खराब हो जाता है तो 200 किलोमीटर से आता है। इसको अगर लोकलाइज करें, जस्ट छोटा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बहुत ही बढ़िया सुझाव है। आप ये कह रहे हैं डाकिये को बदलकर, जैसे हम शिक्षा मित्र कहते हैं ना, एक डिजिटल मित्र होना चाहिए हर गांव में, हर पंचायत में। बिल्कुल, और जहां जहां इस प्रकार के प्रयास हुए, आपने डिजिटल मित्र बहुत अच्छा है कि इसकी ब्रांडिंग और शब्द यूज किया है कि आज जब हम बार बार कहते हैं कि सब ऑनलाइन पेमेंट करिए, तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। हाँ। जानकारी नहीं है। परंतु जहां पे 200, 300, 400 लोग रह रहे हैं और उनके रोज दिन में हजारों के लाखों के ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, सप्ताह में भी 100, 200, 300 रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाए तो बड़ी बात होती है। वहां पे एक डिजिटल मित्र अपॉइंट हो जो घर घर जाके, और वहां आपको पता होगा कि गांव में अपनी एक चाल होती है, गांव में एक अपना सिस्टम होता है, तरीका है, एक तरीका होता है। आप किसी को कहते हो कि भैया, वो कहता है ठीक है मैं 3 रोज बाद आऊंगा, तो वो निश्चित तौर से आता है। हाँ। वहां जबान देने का महत्व है। तो ये एक बहुत बढ़िया सुझाव है। ये माइक्रो लेवल पे इनिशिएटिव से हमारे गांव में चीजें पहुंच पाएंगी और मनरेगा एक ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने वाला कार्यक्रम बन सकता है। एक और खबर है, आप इसे थोड़ा समझाइए। हमने इसके बारे में चर्चा भी की है, हम सप्लाई डिसरप्शन की लगातार बात कर रहे हैं, अनलॉक में हम चल रहे हैं लेकिन कारखाने चल नहीं पा रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, केसेस सर्ज, 23 ट्रेन्स रन फुल मंडे डाउन फ्रॉम 80 इन अर्ली जुलाई। आसान भाषा में खबर समझा रहा हूं, 230 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं सिद्धार्थ जी। अब उनमें से 90 से 100% यानी कि फुल कैपेसिटी पर ट्रेन वो 23 रह गई हैं 230 में से, 10%। और ये 80 ट्रेनें होती थी जुलाई की शुरुआत में ही जो फुल कैपेसिटी चलती थी। ये क्या संकेत दे रहा है? ट्रेन भर नहीं रही है, अभी सोइंग सीजन चल रहा है, बुआई चल रही है, इसलिए लोग वापस काम पर नहीं आ रहे हैं, या इसको हम कैसे आंकें इस खबर को? ये हर प्रकार से जिसे हम कहें कि जो एक नेसेसिटी बेस्ड ट्रेवल थी वही केवल हो रही है। और क्योंकि अभी शहरों में वापस आने को लेके मैं मानता हूं, और मेरी जिन लोगों से बात हुई है या जिन्होंने हमारे यहाँ भी काम किया है, जो हमारे साथी सहयोगी रहे हैं, तो मेरा मानना है कि लोग अभी गांव देहात में रह के ये वेट कर रहे हैं कि 1-2 महीने और देख लेते हैं जब तक संक्रमण की स्थिति क्लियर हो जाए। देखिए, शहर में जाना है
तो आप एक कमरा लेंगे, उसका किराया देना। आज क्या हुआ है कि बहुत स्थानों पे लोगों ने अपने कमरे छोड़ दिए हैं, मकान मालिक को चाबी दे दी है, मकान मालिक के पास भी कोई किराएदार नहीं है, तो एक स्टैंड स्टिल की स्थिति है। सबसे बड़ी रीजन मैं मानता हूं कि एक बड़ी संख्या में जो लोग वापस गए हैं उनके लिए दो रीजन थे। एक, शहर में कमरे का किराया, साथ में बिजली, पंखा, ज्यादा गर्मी, पानी का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ा हाई है। और गांव में जब आप जा रहे हैं तो अपना घर है, अपना एक प्रकार से रहने का स्टाइल है, वहां पंखा नहीं भी हो तो आप पेड़ के नीचे छांव में रह लेते हो। तो लोगों ने 3-4 महीने के लिए अपनी एक्सपेंसेस बचाने के लिए ये डिसीजन लिया है, और ये वो लोग हैं जिनकी शहर में रेगुलर कमाई नहीं थी। अब शहर में आपको आज भी बहुत सहयोगी ऐसे मिलेंगे, कर्मचारी मिलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ काम, रोजगार किसी ना किसी प्रकार का है। अब ट्रकिंग वाला जो एक सेक्टर है जिसके बारे में खबरें कम छपती थी, मैं जहां रहता हूं वहां पे रोज रात को ट्रकों का शोर जबरदस्त होता था। एक चीज मैंने जो पिछले 3-4 सप्ताह में नोटिस की है कि अनलॉक तो हो गया है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो हमारे घर के आसपास एक पुलिस ने जो एक चेक पॉइंट भी रखा था वो भी उठ गया है, बट ट्रक्स का वॉल्यूम सुनाई बहुत कम पड़ता है। इसका ये मतलब है कि ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो अभी भी कम है। और सर्विसेज तो हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं, सर्विसेज सेक्टर में तो बहुत ही बुरे हाल हैं। तो ये हमारे जो सारे एक प्रकार से कर्मचारी हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों में आएंगे, ये तभी आएंगे जब इनको संकेत लगेगा कि शहर में रहने का खर्चा हम पूरा कर पाएंगे, तभी शहर आएंगे। बिल्कुल। अब कुछ अहम खबरें हैं, इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी है इसमें, ये थोड़ा दर्शकों को समझाइए। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, इंडिया पार्टनरशिप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 21st सेंचुरी सेज यूएस। अब अमेरिका ये कह रहा है कि भारत के साथ जो हमारी साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, ये 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी है। और इसी से मैं खबर जोड़ देता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया के बिजनेस पेज की ये खबर है सिद्धार्थ, गवर्नमेंट टू रीवैम्प एफटीए स्ट्रैटेजी टू इंश्योर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब दर्शक कहेंगे ये एफटीए क्या हो गया? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब हम किसी के साथ व्यापारिक समझौता करें कि आदान प्रदान आसान हो जाए। तो सरकार इस स्ट्रैटेजी को और आगे बढ़ाना चाहती है, इसको रीवैम्प करना चाहती है, इसको और मजबूत करना चाहती है। दोनों खबरों को जोड़कर समझाइए दर्शकों को सिद्धार्थ। इसमें थोड़ा सा पहले भूमिका बांधना जरूरी है। हाँ। और ये दर्शक हमारे भली भांति समझते हैं। पहले अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो भारत नॉन अलाइंड था, बट ट्रेड एंड इकोनॉमिक अगर एस्पेक्ट देखें तो हम एक प्रकार से यूएसएसआर के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। यूएसएसआर टूट गया, भारत में पॉलिटिकल अपहीवल्स हुई, एक पीरियड था जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। सन 2000 को अगर हम कट ऑफ डेट माने, और 2000 से 2004 तक की जो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें हम माने एक फाउंडेशन लगी जो करंट इकोनॉमी की फाउंडेशन बनना शुरू हुई, जिसमें ये प्रयास किए गए कि यूएस के साथ और ट्रेड और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस इंप्रूव हों। और जसवंत सिंह तो स्ट्रोप टैलबट की तस्वीर लगाकर रखते थे। बिल्कुल। और साथ में आपको ध्यान होगा कि पोखरण भी जो हुआ था, उस सारे का बैकग्राउंड पीछे रखते हुए इसलिए मैंने 2000 को कट ऑफ किया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 1998 से 2000 तो बल्कि ये मानिए कि हम पूरी दुनिया में मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए थे। सारी दुनिया हमसे संबंध नहीं रखने को तैयार थी। और अब इस 20 वर्ष के कालखंड में अगर हम वो पहले 4 वर्ष देखें तो हम काफी नजदीक थे। और मेरा ये मानना है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार वापस आई होती तो उसके 2-3 नतीजे निकलते। पहला, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट से पहले जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने प्रयास किया था, एक्चुअली इंडिया और यूएस का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ होता। और अगर इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उस समय हुआ होता, आपको ध्यान होगा कि डब्ल्यूटीओ में लास्ट एंट्रेंट चाइना था, और चाइना उसी समय पे डब्ल्यूटीओ में उसने प्रवेश किया, और प्रवेश तब किया जब उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी।
हम कमजोर थे क्योंकि हमने उससे कई वर्ष पहले ही डब्ल्यूटीओ में एंट्री कर दी थी, और जिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने हवाला दिया है वो हमने ऑलरेडी साइन कर दी थी। तो मनमोहन सिंह जी के 10 वर्ष में और उनके पहले 5 वर्ष में आपको ध्यान होगा कि लेफ्ट पार्टीज ने किस प्रकार का रुख लिया था। तो चाहते हुए भी जो मनमोहन सिंह जी, अटल जी ने जो काम शुरू किया था इकोनॉमिक टाइम्स विद यूनाइटेड स्टेट्स को लेके, उसको वो पूरी तरीके से आगे नहीं ले पाए। 2014 पे अब आ जाते हैं। 2014 से आपने देखा होगा कि वर्तमान की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रयास किया कि हम कई देशों से कई प्रकार की रिलेशनशिप डेवलप करें, बट आपको ध्यान होगा कि कोई बड़ी आर्थिक संधि नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में साइन नहीं की गई है। अब इसके दो कारण हैं, और अब मैं जो आपने व्यवहारिक जो 2 पॉइंट उठाए उस पे आता हूं। सबसे पहली जो मैं मानता हूं कि बड़ी खबर आज की डेट में आपने जो विषय उठाया उससे जुड़ी हुई जो ये है कि आज पहली बारी काफी समय बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने यह बयान दिया कल एक कार्यक्रम में कि एक लिमिटेड ट्रेड डील अमेरिका के साथ होगी, और तैयार है, मतलब बस साइन होनी बाकी है, फोन कॉल की बात रह गई है। हाँ, और ये मैं मानता हूं कि ये स्टेटमेंट और ये डील इसलिए अब पब्लिक में, और इसको एक प्रकार से हम अब मान सकते हैं कि इट विल बिकम रियलिटी, क्योंकि जो चाइना के साथ अभी घटनाक्रम हुआ है। अब हमें वेरी क्लियरली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को अगर हम डीपली एग्जामिन करें, और इसमें ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने हेडलाइन ली हुई है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लिमिटेड ट्रेड पैक्ट विद यूएस जस्ट अ फ्यू फोन कॉल्स अवे। जी बिल्कुल। और ये लिमिटेड ट्रेड पैक्ट क्या होगा, देखिए ये थोड़ा एक मिनट ये थोड़ा सा और समझाना होगा आपको, क्योंकि दर्शकों के मन में सवाल ये भी होता है कि हम अमेरिका के आगे झुक गए क्या, अब अमेरिका हमारी अर्थव्यवस्था की डायरेक्शन, दिशा और दशा तय करेगा क्या, अमेरिका के हाथों हम बिक गए क्या। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है और इसमें भारत के हित कैसे साधे जा सकते हैं? जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की आपने बात कही, ये एक बहुत एक प्रकार से डब्ल्यूटीओ सिस्टम के अंतर्गत ये एक प्रावधान बना कि जहां पे 2 कंट्रीज या मोर देन 2 कंट्रीज ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं वो आपस में बिना टैरिफ्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए हुए किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में आयात निर्यात बिल्कुल जीरो या बिल्कुल कम इंपोर्ट ड्यूटीज पे रख के दे। और हमारी जो सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और चिली जैसी कंट्रीज के साथ हैं, जापान के साथ है, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, मर्कोसुर। बट सबसे बड़ी जो है वो आसियान देशों के साथ हैं। अब आसियान के साथ आपने देखा होगा कि राजनीतिक लेवल पे भी बड़े प्रयास होते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। और एक्चुअली में अगर इसको बड़ी स्पष्ट सीधी भाषा में कहा जाए, आसियान जो ब्लॉक है वो बेसिकली डिस्गाइज्ड चाइना माल सप्लाई करने का। बिल्कुल, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड सब जगह ये चाइना के फुटप्रिंट्स हैं। और आप मलेशिया का जिक्र कर रहे हैं, सन 2006-7 में 8 में वहां पे उनकी जो ट्रेड मिनिस्टर थी, मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, वो जितना गंदा और जितने विट्रियोल के साथ भारत के बारे में बोलती थी, मैं नहीं मानता हूं कि मैंने ग्लोबल ट्रेड को इतनी बारी कवर किया है, इतने अग्रीमेंट्स और इसमें जाने का मुझे अवसर मिला है, मैंने इस प्रकार की भाषा कभी सुनी हो। हमारे यहां से भी कद्दावर ट्रेड मिनिस्टर्स रहे हैं, और आपने जसवंत सिंह जी का जिक्र किया, मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कमलनाथ जी का भी जिक्र कर सकता हूं, क्योंकि भी बहुत एक प्रकार से टफ फाइट्स दी हैं मल्टीलैटरल लेवल्स पे। बट मलेशिया ने पाम ऑयल को लेके इतना परेशान किया इंडिया को, और पाम ऑयल मैं मानता हूं कि जो यूज हो रहा है बिकॉज इट इज चीप, बट हमारे हेल्थ के लिए बहुत डिजास्ट्रस रहा है। तो अलग अलग प्रकार से एक ट्रेड ब्लॉक बना के इन कंट्रीज ने, इंडिया क्योंकि कंज्यूमिंग मार्केट है और हमारा एक्सपोर्ट्स में शेयर बहुत ज्यादा नहीं है, इसका दुरुपयोग हुआ है। तो 2 चीजें जो संक्षेप में इन समरी में ये कहूंगा कि आने वाले
कालखंड में, कुछ महीनों में, सप्ताहों में, साल भर में दो चीजें होने वाली है। एक, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में अब क्लैरिटी आएगी कि इंडिया ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज को लेके किस तरफ जा रहा है। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि पहले 5-6 साल में हमने देखा कि हर प्रकार से, इंक्लूडिंग चाइना के साथ, काफी क्लोज रिलेशनशिप्स बनाने का प्रयास किया गया। अब डिफरेंट रीजंस, मल्टीपल रीजंस के कारण अब ये क्लैरिटी आ रही है कि इंडिया जैसा बड़ा कंजम्पशन मार्केट अमेरिका के साथ एक लिमिटेड ट्रेड डील करेगा। चाहत तो अमेरिका की बहुत है, बट उसमें क्या होता है कि गिव एंड टेक की प्रोसेस होती है। एग्जैक्टली। इस मामले में इंडिया आसानी से, मतलब दरवाजा ऐसे खुल नहीं रहा है, हम अपने हिसाब से कितना खोलना है वो हम तय करेंगे, इसलिए लिमिटेड ट्रेड डील की बात कर रहे हैं पीयूष गोयल। हाँ, और दूसरा जो ये एफटीएज हैं जिनमें अब्यूज किया गया है, हर एफटीए में एंटी अब्यूज एक प्रकार के प्रोविजंस होते हैं, उनको लगाया जाएगा। आसियान में डेफिनेटली कुछ चीजों को रोकने की आवश्यकता है, और हमारे को थाईलैंड पे भी एक नजर देखनी पड़ेगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये आसान काम नहीं है, जटिल काम है, बिकॉज इससे पॉलिटिकल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इंपैक्ट होती है। तो इसका सीधा सीधा रास्ता क्या निकलेगा, ये अब मैं आपको अपना एक प्रकार से जो भविष्यवाणी करने का प्रयास करूं। कोई भी चीज एग्जिस्टिंग जो चल रही होती है उसको घोषित रूप से बंद करने में दिक्कत आती है। चाइना के साथ हमने किया, वो एक बड़ा कदम है। तो होगा क्या कि अगर आप दूसरे से, किसी से वो माल लेना शुरू कर दें, तो वहां से वो माल की वैसे ही खपत कम हो जाएगी। यू विल बेसिकली स्विच योर ट्रेड रिलेशनशिप टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या स्ट्रेंथ हमें है? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अगर हमारी ट्रेड रिलेशनशिप बनती है संदीप, तो आपने देखा जैसे वहां से कैपिटल का जो सबसे बड़ा जखीरा है दुनिया में हमारे लिए, वो अमेरिका है। देखिए, हमने इतने सालों से, 20 साल 25 साल, आपने अपने पहले दिन पत्रकारिता में, राजनीतिक पत्रकारिता करते हुए भी ये सुना होगा कि गल्फ नेशंस, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हमारे संबंध होने चाहिए, उनके पास लाखों खरबों अरबों रुपया है जो इंडिया में डल सकता है। हमने इतना प्रयास किया उनके साथ रिलेशनशिप में, आया कितना? रशिया वाला कालखंड अब ओवर है, तो बचा क्या हमारे लिए? टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल का सोर्स आज की डेट में दुनिया में अमेरिका है, और हमें कोई और इसका चारा रास्ता तो नहीं ये है। जो डील की बात है, जो बात हो रही है, जस्ट अ फ्यू फोन कॉल्स अवे, क्विक कमेंट चाहूंगा फिर वाइंड अप करेंगे सिद्धार्थ। अभी तो वहाँ चुनावी मौसम है, राष्ट्रपति बदल भी सकते हैं। जो बाइडेन बहुत ज़्यादा बढ़त बना ली है, डोनाल्ड ट्रंप आजकल बहुत कांपते घूम रहे हैं, बड़े परेशान हैं, अपने कैंपेन मैनेजर को बदल दिया है। तो संदीप, इसमें दो बातें समझ लीजिए कि इंडिया और यूएस की एफटीए, ये कोई आज का और श्रीमान ट्रंप जी का प्रस्ताव नहीं है। हाँ, ये तो जॉर्ज बुश 1 से चला आ रहा है। हाँ। और अगर वहां सरकार बदले भी, और मेरी जानकारी नहीं है कि होगा क्या, हम लोग यहां बैठ के रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ। नहीं, मैं तो बता रहा हूं, वहां रेटिंग्स जो हैं वो 52-37, 15 पॉइंट्स का फासला हो गया है। फासला है, कुछ एक घटना हो जाएगी, क्या पता ट्रंप फिर से आ जाए। तो, ये मेरा ये कहना है कि जो बाइडेन अगर आएंगे तो वो तो इससे ज्यादा डिमांड करेंगे। अब ट्रंप साहब, ये जरूर आपने एक सही विषय पकड़ा, ट्रंप साहब चाहते हैं, और जब आपको ध्यान होगा कि जब उनकी यात्रा भी हुई थी, उस टाइम भी ये बात पहले कुछ अटकलें लगी थी कि शायद कोई एक बड़ी ट्रेड को लेके घोषणा होगी, वो चाह रहे थे। इंडिया ने उस टाइम वो दी नहीं। अब अगर देंगे तो ट्रंप जी ये इसका एक प्रकार से मानेंगे फायदा कि ठीक है, आपने मेरे चुनाव से पहले मेरी मदद की, बिकॉज ट्रेड एंड इकोनॉमी अमेरिकन सिटीजन्स को बहुत ज्यादा अपील करता है। इट इज एक्चुअली अ मेजर इलेक्शन इशू। अनफॉर्चुनेटली, जैसा हमने डिस्कस किया, हमारी कंट्री में राजनीति इतनी आम जनता भी डिस्कस करती है, कई बार तो मैं मानता हूं कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है वो राजनीतिक लेवल पे इतना सजग और हमसे ज्यादा राजनीति समझते हैं। तो मेरे बाल सफेद होने लगे, जितनी राजनीति मैं समझता हूं आम आदमी उससे पहले पकड़ लेता है बात को। तो अमेरिका में क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, तो लोग अब राजनीति से हटके अब बाकी चीजों में अपने फायदे में, अपनी इकोनॉमी को लेके बड़े अवेयर और सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रंप साहब को ये संकेत दे दें और एक प्रकार का कोई प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट भी एक्सचेंज कर लें,
तो इलेक्टोरली उनके लिए ये मैटर करेगा और उससे संबंध बढ़ेंगे। या ये हो सकता है कि सरकार ये तय करे कि भैया हमें थोड़ा सा टाइम रखना चाहिए कि कहीं वहां सरकार पलटे ना। बट एग्जैक्टली मैं लास्ट लाइन जो इस पे ये कहूंगा दैट यूएस में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इतने स्ट्रांग हैं कि वहां पॉलिटिकल चेंज होने के बाद भी इंडिया के साथ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप इतने सालों से चल रही है और चलती जाएगी। एंड प्लीज रिमेंबर, इस बात को मत भूलिएगा कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो बहुत ज्यादा ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाई है, वो तब हुई जब हमारी कंट्री में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द लेफ्ट था। यस यस तो मेरा यह मानना है कि 20-25 वर्ष के टाइम फ्रेम में जब आप इंडिया यूएस रिलेशनशिप को देखते हैं तो यू विल रियलाइज कि देर आए पर दुरुस्त आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सराबी, एज ऑलवेज आसान सीधी सरल भाषा में कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे समझाने के लिए। और सरकार इस बात का ध्यान दे जो आपने सुझाव दिया था कि फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, बेसिक अर्थव्यवस्था आम आदमी को ज़रूर समझनी चाहिए। और ये कोशिश ही है कि हम ऐसा कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहे हैं और हम इसे जारी भी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।